हाय एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? बच्चों, आप सभी लोगों का पुण्य स्टडी सर्कल्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट और सिस्टमैटिक अकाउंट रिकॉर्ड तैयार करने की प्रोसेस अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया दैट डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन इटली बाय लुका पैसियोली हु वाज ए ड्वेलर ऑफ वेनिस इन 1494। ये जो सिस्टम है ये 1494 में लुका पैसियोली नामक एक व्यक्ति जो कि इटली के वेनिस शहर में रहता था, उसने इन्वेंट किया। अपनी बुक के थ्रू उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया कि हम किसी भी आर्थिक लेन देन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बोथ एस्पेक्ट को, दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आता है हमारे पास और क्या जाता है, ना कि सिर्फ हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ हम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इट इज वेल ऑथेंटिकेटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेशन। जो भी हमारे टैक्स अथॉरिटी है वो उसको ऑथेंटिकेट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम। जो हमारे टैक्सेबल इनकम होती है उसको डिटरमाइन करने का ये एक साइंटिफिक तरीका है। इससे हम ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड कर सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति का अनुमान भी सही ढंग से, सटीक ढंग से हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट या सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर लगा सकते हैं। आज हम इसी विषय को थोड़ा सा एडवांस स्टडी करेंगे। दैट मीन्स how we can prepare complete systematic and scientific record of all business transactions so as to calculate profit or loss earned by the business entity and determine at the end of year the financial position। बेटे ये जो प्रोसेस है हमारी, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। 3 चरणों में हम इसको विभाजित कर लेते हैं। As I have mentioned on the board, you may see the first step is called recording, second step is called posting and the third and final step is called summarizing। सबसे पहले जब भी कोई लेन देन किया जाता है किसी व्यवसाय के द्वारा, जैसे आप लोगों ने पूंजी लगाकर व्यवसाय आरंभ किया, डेफिनेटली आप लोग कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको आप लोग पैकेजिंग वगैरह करके सेल्स करेंगे। ये सब आप लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। देखो बेटे, यहां पर 2 तरह के बिजनेस कंसर्न्स होते हैं। Those concerns which are having industrial orientation, that means वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाली व्यवसायिक इकाइयां, and second we are having commercial concerns who do not transform or case any kind of home utility, rather they are working as a mediator between producer and seller or the wholesaler and customer। बेटे ये क्या होते हैं? एक तो हमारे औद्योगिक कंसर्न्स होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करते हैं, उनको हम इंडस्ट्रियल कंसर्न्स बोलते हैं, औद्योगिक इकाइयां बोलते हैं। दूसरे हमारे इकाइयां वो होते हैं जो किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते बल्कि प्रोड्यूसर उत्पादक से खरीदकर या तो रिटेलर को सेल करते हैं या फिर वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं। सो उन इकाइयों को हम कॉमर्शियल या व्यापारिक इकाइयां बोलते हैं। दोनों का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। कुछ बिजनेस हाउसेस इतने बड़े हैं कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के थ्रू खुद ही कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो फिर एंड कंज्यूमर तक वो उसको डिलीवर भी करने की फाइनेंशियल पोजीशन रखते हैं। तो हमें यहां इस प्रोसेस को डिटेल में समझना पड़ेगा। जब भी कोई आर्थिक लेन देन किया जाता है, वेरी फर्स्ट इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल, जिसको आप लोग खाता बही भी बोल सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, डेट वाइज ऑर्डर में जब भी कोई ट्रांजेक्शन की जाएगी, इमीडिएटली उसको हम अपने खाता बही के अंदर या हम अपने ओरिजिनल बुक्स आप उनको बोल सकते हैं, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री या बुक ऑफ एंट्रीज या प्राइमरी बुक ऑफ एंट्रीज आप उसको बोले या सिंपली आप उसको जर्नल बोले। जर्नल के अंदर हम उस ट्रांजेक्शन को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? जर्नल में रिकॉर्डिंग करने को क्या बोलते हैं? जर्नलिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल। जर्नल बुक के अंदर जो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होती है उसको हम जर्नल बोलते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। खाता बही के पेज के ऊपर आप जो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, इट वुड बी सिमिलर टू दिस वन। जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है दैट इज डिवोटेड टू द डेट। डेट वाइज हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। आज हमारे कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, कितने बाइंग सेलिंग हुए हैं, कल हमारे जो होंगे वो कल रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस प्रकार हम क्या करते रहते हैं, जैसे ही हमारा पेज फिल होता है इसको टोटल करते हैं और इसको फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज के ऊपर शुरू में लेके जाते हैं। दैट मीन्स अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, और नीचे लिखते हैं हर पेज के अमाउंट कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगले पेज पर लाया गया शेष। और अगले पेज पे ऊपर क्या लिखा जाएगा? पिछले पेज से लाया गया शेष, उसको बोलते हैं अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले पेज से लाया गया शेष। और जब हम आगे लेके जाते हैं शेष को, उसको बोलते हैं अमाउंट कैरेड फॉरवर्ड, अगले पेज पर ले गया शेष।
अब हम बात करते हैं सेकंड कॉलम, दिस इज पर्टिकुलर। यहां पर्टिकुलर्स में हम उन अकाउंट्स के नाम लिखेंगे जिन अकाउंट्स को हम ट्रांजैक्शंस के अंदर आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मतलब किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो हमारा फॉर्मेट होता है, जो हमारा एक तरीका होता है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे विद द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल और अज्यूम्ड ट्रांजैक्शंस। देन नेक्स्ट कॉलम इज द लेजर फॉइल नंबर। बेटे ये वो फॉइल नंबर होता है जब यहां जर्नल से हम सेकंड स्टेप के अंदर ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, मतलब सेल्स के ट्रांजैक्शंस को सेल्स अकाउंट में लेके जाते हैं, परचेज के ट्रांजैक्शंस को परचेज अकाउंट में, जो ओनर्स हैं उसने जो ड्राइंग किए हैं तो ड्राइंग के ट्रांजैक्शंस ड्राइंग अकाउंट में जाएंगे, जो हमारे सैलरीज हैं, जैसे ही जिस भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी अकाउंट में चले जाते हैं। जिस पेज पर जाते हैं उस अकाउंट के, उस पेज का नंबर हम यहां लिखते हैं लेजर फॉइल के अंदर, मतलब जर्नल से जो हमारी खाता बही है उसके कौन से पेज से हमने वो ट्रांजैक्शन संबंधित अकाउंट के कौन से पेज पर ट्रांसफर की है। ऐसे ही जो हमारा लेजर होता है ना, उसके यहां जर्नल फॉइल होता है, मतलब जर्नल के कौन से पेज से वो लेजर में आई है, और लेजर में जर्नल में क्या होता है, लेजर के कौन से पेज पर वो गई है। दिस इज अबाउट लेजर फॉइल नंबर। ये अमाउंट हमारा डेबिट है, डीआर हमारा एब्रिविएशन होता है डेबिट के लिए, और सीआर हमारा एब्रिविएशन होता है क्रेडिट के लिए। डेबिट और क्रेडिट के रूल आई होप यू मस्ट बी क्लियर विद। There are three types of account: real, personal, and nominal. In the case of real account, which are the accounts of assets, debit what comes in and credit what goes out. In case of personal account, debit the receiver and credit the giver. प्राप्त करने वाले को डेबिट करें, भुगतान करने वाले को क्रेडिट करें. What about nominal account? Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gain. All these three rules have to be kept in mind while recording transactions in the original books of account. सिंपली ये जानने का प्रयास करें, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसका नाम होता है जर्नल। इसका फॉर्मेट हमारा ये होता है: डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉइल, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। उसके बाद ट्रांजैक्शन से इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। द सेकंड स्टेप इज पोस्टिंग। पोस्टिंग मींस व्हेन the journal entry recorded through the original books of account are posted to the classified or specific account। जब भी जर्नल से सभी ट्रांजैक्शंस को उनके संबंधित खातों में ट्रांसफर किया जाता है, ये जानने के लिए कि एक विशेष अवधि के पश्चात उस प्रकार के ट्रांजैक्शंस का नतीजा क्या निकला है। मतलब हमने कर्मचारियों को कितनी सैलरी का भुगतान कर दिया है, कितनी सैलरी का भुगतान हमारा बकाया है, या फिर कितने कर्मचारियों को हमने एडवांस में भुगतान कर दिया है। ऐसे ही हमने वर्ष के दौरान कितना कच्चा माल खरीदा, कितना कैश में खरीदा, कितना हमने क्रेडिट में खरीदा, कितना हमने भुगतान कर दिया सप्लायर को, और सप्लायर का कितना शेष अभी बाकी है। ऐसे ही सेल्स में होता है, वर्ष के दौरान हमने कितने रुपए का विक्रय किया, कितना हमने कैश में किया, कितना हमने क्रेडिट में किया, कितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया डेटर से, और कितना अमाउंट अभी भी हमारा डेटर्स के टुवर्ड्स वही है, मतलब वो हमें रिसीव होगा इन द टाइम टू कम्स। सो जो हमारा क्लासिफाइड रिकॉर्ड करते हैं तैयार, हम हर एक प्रकार के नेचर के ट्रांजैक्शंस के लिए हर एक अकाउंट बनाते हैं। जितने भी नेचर्स होते हैं हमारे ट्रांजैक्शंस के, जैसे एसेट्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, मोटर कार्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, या फिर व्यक्तियों के साथ हम व्यापार करते हैं, संस्थाओं के साथ व्यापार करते हैं, तो हर एक संस्था के नाम से, हर एक व्यक्ति के नाम से जिसके साथ हम व्यापार करते हैं, अगर उधार में किया है हमने, या फिर कैपिटल मतलब मालिक का खाता भी अलग से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लेजर। जितने भी नेचर के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर, उतने ही नेचर के हमें यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। बेटे यहाँ पे हमने डेफिशिएंसी ऑफ स्पेस की वजह से अकाउंट को स्मॉल फॉर्मेट में ड्रॉ किया है, अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ द अकाउंट्स इन द सेम स्पेस, और इक्वलाइज अमाउंट में ही हमें अकाउंट्स को ड्रॉ करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव हैड ड्यूरिंग द ईयर। कितने लेन देन हमने उस वर्ष में उस आइटम से संबंधित किए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि अकाउंट का हमारा साइज कितना रहेगा। ये हम बनाते किस लिए हैं, क्रिएट किस लिए करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार के किसी भी नेचर के ट्रांजैक्शंस का नतीजा निकाल पाए एट द एंड ऑफ ए वीक, एट द एंड ऑफ ए मंथ, और एट द एंड ऑफ ए क्वार्टर। ठीक है, समय अवधि डिपेंड करता है किस प्रकार का खाता है। जैसे कैश अकाउंट है, उसको हमें हर दिन टोटल करना पड़ता है, हर दिन बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी आवर मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स। और इसीलिए मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक फील्ड क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट और लिक्विड एसेट मैनेजमेंट। सो इतना इंपॉर्टेंट हमारा कैश होता है कि हर दिन हमें उसको टोटल करना पड़ता है, जबकि जो सेल्स और परचेज के अकाउंट होता है डिपेंड करता है द स्केल ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कितने
ऊंचे स्तर पर कितने ज्यादा नंबर्स में हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। हो सकता है हमें हर दिन भी सेल्स और परचेज को टोटल करना पड़ जाए, हो सकता है हम उसको एक हफ्ते में भी टोटल करें। सो स्केल और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों चीजें डिपेंड करती हैं कि हम अकाउंट को कितने समय बाद टोटल करेंगे। जब हम उसको पोस्ट कर चुके होते हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या करते हैं बेटे, सभी खातों को बैलेंस टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब बराबर किया जाता है। जैसे हमारा कैश अकाउंट है, वर्ष के दौरान कैश इज रियल अकाउंट, आपको पता है। एसेट्स अकाउंट है, करंट एसेट्स होते हैं कैश। सो कैश के अकाउंट में रूल क्या रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपको पैसे मिलते हैं, पैसे कहां से मिलेंगे, अगर आप गुड्स को सेल करेंगे, अगर आप सर्विसेज को सेल्स करेंगे, अगर आपको कोई कमीशन मिल जाएगा, अगर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल जाएगा बैंक डिपॉजिट के ऊपर, तो आपका कैश आएगा और आप उसको कैश बुक के अंदर या कैश अकाउंट बोले इसको। ये बुक मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर वो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये याद रखें, दिस इज गोइंग टू बी योर कैश अकाउंट। फॉर्मेट अकाउंट का क्या होता है हमारा, फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले अपने पेज को इक्वल हाफ में डिवाइड करें। जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है हमारी ये वाली, यहां तक अमाउंट तक ये होती है डेबिट साइड। जो राइट हैंड साइड होती है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम डेट, मतलब जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन की गई है। फिर पर्टिकुलर कौन सा जो हमारा अपोजिट अकाउंट है, फिर जर्नल के कौन से पेज से इसको यहां पर ट्रांसफर किया गया है, एंड देन अमाउंट ऑफ डेबिट। डेबिट का अमाउंट कितना है। ऐसे ही अगर क्रेडिट हुआ है तो डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फुल एंड क्रेडिट। हर एक अकाउंट का फॉर्मेट यही रहेगा एक्सेप्ट द फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर्मेट इजी होता है लेकिन वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू आवर रेगुलर अकाउंट्स। सो जब हम सभी ट्रांजैक्शंस को टोटल कर चुके हैं, अकाउंट्स को बैलेंस कर चुके हैं, शेष निकाल चुके हैं कि किस व्यक्ति से कितने पैसे लेने हैं, किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं, कितने की संपत्ति हमारे पास बची हुई है, कितना हमारा व्यय बकाया है, कितनी हमारी आय बकाया है, वो सब चीजें हम डिटरमाइन करने के बाद क्या करते हैं, हर एक अकाउंट के बैलेंस को हम फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। बेटे यहां आप अकाउंट्स का नेचर ध्यान रखें। देयर आर थ्री नेचर्स, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, मतलब इनकम, एक्सपेंस, लॉस और गेन के अकाउंट होते हैं, उनको एट द एंड ऑफ ईयर क्लोज कर दिया जाता है। और क्लोज कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम उन सभी बैलेंस को जो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस है उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके खातों को वही बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर के अंदर न्यू सेट ऑफ बुक्स को ओपन किया जाएगा उन खातों के नाम से। उनका कोई भी शेष वहां पर नहीं रहेगा, ओपनिंग बैलेंस कभी भी नहीं रहेगा। नए साल के खाते नए साल में शुरू किए जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स को हर साल क्लोज किया जाता है। कहां कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हमने दे रखा है। यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता है क्योंकि एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। एनालिटिकल ऑर्डर में ही हमारे रेगुलर अकाउंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ डेट का कॉलम होता है, यहाँ नहीं होता है। सिंपल कॉलम है हमारे पास पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हम सभी नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम्स को क्रेडिट साइड में आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं और सभी इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद इसका जो रिजल्ट रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। उसके बाद वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहां जाएगा, वो हमारी कैपिटल में जाके जुड़ जाएगा क्योंकि वो मालिकों के लिए है। अगर लॉस हुआ तो हमारी पूंजी घट जाएगी, अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारी पूंजी बढ़ जाएगी। बैलेंस शीट आप अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कर चुके हैं। ऑलवेज टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। चाहे आपको दे रखा है टोटल एसेट, चाहे नहीं दे रखा है, चाहे आपको टोटल लायबिलिटी नहीं दे रखा है या दे रखा है, अगर आपको एक भी साइड पता चल जाए देन द अपोजिट साइड इज गोइंग टू बी एक्जैक्टली इक्वल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। अकाउंट बेटे पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक वर्ष के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जबकि जो हमारी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट है, वो एक स्पेसिफिक डेट में क्रिएट की जाती है। आई एम श्योर दैट ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को खाता बही में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनके पीरियोडिक रिजल्ट को सर्टेन करने के लिए उनको उनके संबंधित खातों में पोस्ट किया जाता है, फिर एट द एंड ऑफ ईयर हर एक खाते को टोटल करके बैलेंस निकाल लिया जाता है और यहां खातों को फिर से पोस्टिंग ट्रांसफर के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित करना पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं, पर्सनल कौन से हैं और रियल कौन से हैं। केवल नॉमिनल अकाउंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। जो रियल और पर्सनल अकाउंट है, हमारे एसेट्स के अकाउंट है, लायबिलिटीज के अकाउंट है या व्यक्तियों के खाते हैं, उनको हम कहां लेकर जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर हम उन अकाउंट्स को लेकर जाते हैं। यहां भी हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आते हैं सारे के सारे लायबिलिटी साइड में। यहां पर हमारे पर्सनल भी होते हैं और रियल अकाउंट्स भी
होते हैं। रियल अकाउंट का एग्जांपल यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स हैं। पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हमारे यहाँ पर डेटर्स हो सकते हैं या फिर हमारे एडवांस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। सो एसेट साइड में हम पर्सनल और रियल दोनों अकाउंट्स लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में केवल हम पर्सनल अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। वो अकाउंट कभी क्लोज नहीं किए जाते जो रियल और पर्सनल होते हैं। अगले साल उनके बैलेंसेस को हम खाते जो नए खाते तैयार करते हैं एसेट्स के, उसके अंदर एज एन ओपनिंग बैलेंस शो करते हैं, जबकि नॉमिनल अकाउंट हम हर साल क्लोज कर देते हैं। अब आर्टिफिशियल एग्जांपल्स के माध्यम से हम ये कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई एम ट्रीटिंग इट एज द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटे जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो अप्रैल के महीने के लिए कर रहे हैं एंड ईयर इज गोइंग टू बी 2020। 2020 का अप्रैल का खाता मैं तैयार कर रहा हूं। एक बार फाइनल अकाउंट्स में हम ये मान लेंगे कि ये पूरे साल के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹2 लाख। राम ने व्यवसाय का आरंभ किया 2 लाख रुपए निवेश करके। अब आपको ये बताना है इस ट्रांजैक्शन की वजह से व्यवसाय को क्या मिला। एक तो व्यवसाय को कैश मिल गया, कैश हमारा एसेट्स होता है। अगर व्यवसाय में कैश आएगा तो हमें कैश को डेबिट करना पड़ेगा। उसके अलावा एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, मतलब बैंक बिजनेस ने पैसा उधार ले लिया। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग दैट ओनर्स एंड बिजनेस एंटिटी बोथ आर सेपरेट। मालिक और व्यवसाय दोनों अलग अलग इकाइयां होती हैं अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम खाते बिजनेस के लिए तैयार करते हैं, मालिक के लिए नहीं। मालिक हमेशा एक लायबिलिटी ही माना जाएगा। तो जब हमारे बिजनेस में पैसे आए उसकी वजह से लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई, और लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इसी को बोला जाता है दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू-फोल्ड इफेक्ट इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 2 अकाउंट्स विद इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक आर्थिक लेनदेन के 2 पहलू होते हैं, कम से कम 2 खातों को प्रभावित करेगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही रहेगा। अब इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, ऑन 1 अप्रैल 2020 राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹2 लाख। सो डेबिट वाली जो अमाउंट होती है बेटे वो ऊपर लिखी जाती है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ऐसा लिखा जाएगा। डेबिट वाला अमाउंट हमारा कैश अकाउंट डेबिट। कैश एक रियल अकाउंट है, ये आता है बिजनेस के अंदर तो डेबिट करते हैं, अगर हमें पेमेंट करनी पड़ती है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। और जो अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा उसको हम एक लिटिल मार्जिन के साथ थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे यहां लेफ्ट मार्जिन से, और फिर लिखेंगे टू प्रीफिक्स के साथ, टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आया कहां से है? कैपिटल अकाउंट के से पैसा हमारे पास आया है। पैसा आया और कहां से आया? कैपिटल अकाउंट से आया। सो हियर यू विल राइट ₹2 लाख। 2 लाख रुपए का कैश आ गया हमारे पास, और 2 लाख रुपए की ही हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे आप क्या लिखेंगे? उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये लिखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में है क्या। इस जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है हमारा, जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है, उसको हम बोलते हैं नरेशन। सो हियर आई एम राइटिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फिर आप इस ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके सेपरेट करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन 7th अप्रैल वी परचेज गुड्स वर्थ 1,20,000। हमने गुड्स खरीदे हैं 1,20,000 के। हमारे पास क्या आएंगे? गुड्स आएंगे। और गुड्स कौन से अकाउंट को डेबिट करने से आएंगे? परचेज अकाउंट को। देखो बेटे, गुड्स हमारे 3 टाइप्स में होते हैं। एक होता है हमारा परचेज, जब गुड्स हम खरीदते हैं तो उस अकाउंट को बोलते हैं परचेज। जब हम गुड्स को बेचते हैं दैट अकाउंट इज कॉल्ड सेल्स। और जो गुड्स हमारे पास व्यवसाय में बचे होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक। सो नाउ वी आर परचेजिंग गुड्स, यू विल मेक परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट हमारा होता है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। Here you will write परचेज अकाउंट डेबिट, सेम रहेगा वही, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हमारे पास कुछ आया है तो कुछ हमारे से गया भी होगा। अगर हम परचेज को कैश में करेंगे तो कैश जाएगा हमारा, अगर क्रेडिट में करेंगे तो लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी उस व्यक्ति या संस्था के नाम से जिस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा है। तो यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1,20,000 रुपए के गुड्स हमने कैश में खरीदे हैं। सो आई विल राइट हियर टू कैश। देखो यहां कैश गया है, सो मैंने इसको क्रेडिट किया है। फॉर्मेट वही रहेगा, यहां आप लिटिल मार्जिन छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन टू क्रेडिट अकाउंट। हियर 1,20,000 डेबिट
1,20,000 क्रेडिट। कम से कम 2 अकाउंट को इन्वॉल्व करेगा और इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट के साथ यहां आप लिखेंगे परचेज गुड्स वर्थ 1,20,000 इन कैश। कैश में हमने खरीदे, फिर इसको भी आप सेपरेट करें। नाउ दीज गुड्स ऑफ 1,20,000 वर सोल्ड एट 1/3 प्रॉफिट। बेटे ये जो 1,20,000 रुपए के गुड्स हमने खरीदे थे, इन गुड्स को हमने 1/3 प्रॉफिट, दैट मीन्स 33.33% प्रॉफिट पर हमने इनको सेल कर दिया। सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने 1,20,000 लागत की गुड्स बेचे हैं, इसका 1/3 हमारा कितना रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी 40,000। सो 40,000 प्रॉफिट के साथ अगर 120 के गुड्स को बेचेंगे, द अमाउंट विल बी 160। 1,60,000 में आपने 1,20,000 के गुड्स को बेच दिया। डेफिनेटली आपको दिख रहा है प्रॉफिट हुआ है आपको, लेकिन वो प्रॉफिट यहां से पता नहीं चलेगा, वो प्रॉफिट हमें फाइनल अकाउंट से पता चलेगा, ना कि जर्नल से। सो यहां सिर्फ हम वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग 29 अप्रैल, क्या किया हमने, वी सोल्ड गुड्स। गुड्स को सेल करेंगे तो गुड्स हमारे जाएंगे, और गुड्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। जब जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए इनकम भी होगा। गुड्स जब जाते हैं तो इनकम होता है, गुड्स को जब खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, और जब गुड बिजनेस में होते हैं जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, वो हमारे लिए एसेट्स होता है। गुड्स आते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज, जो एक्सपेंस होता है। गुड्स जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स, जो इनकम होता है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, बढ़ती है तो। और जो गुड्स हमारे पास होते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जो हमारा करंट एसेट्स कहलाता है। तो यहां हमारी इनकम क्रिएट हुई है, और वो भी कैश में। या आप ये मान लें, इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर लेते हैं हम, 50% ऑफ गुड्स वर सोल्ड इन कैश एंड 15% ऑन क्रेडिट टू राम। अब एक राम व्यक्ति है जिसको ये 1,20,000 रुपए के गुड्स 1,60,000 में हमने बेच दिए, लेकिन उसने 80,000 की पेमेंट हमें कैश में कर दी, और 80,000 की पेमेंट वो नहीं कर पाया। तो यहां हमारा डेटर भी बढ़ गया। डेटर हमारा करंट एसेट्स होता है। डेटर का मतलब होता है देनदार, वो व्यक्ति जो पैसे देकर जाएगा, जिसने उधार में सामान खरीद रखा है। मैंने कहा था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वहां 3, 4, 5, 10 अकाउंट इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हाँ हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का इक्वल हमेशा इफेक्ट मिलेगा। सो आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप लिखें कैश। कितना कैश मिला हमें, कैश अकाउंट डेबिट ₹80,000, 160 का 50%। अब डेटर बढ़ गया हमारा, राम अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट में आपके पास चॉइस होती है, आप अकाउंट वर्ड यूज करें या ना करें, इट विल बी कंसिडर्ड एट इक्वल फेज। इक्वल फेज पे कंसिडर करेंगे। सिंपली आप राम डेबिट भी लिख सकते हैं और राम अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। जनरली जो हमारे मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसमें पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड को यूज नहीं किया जाता। हियर आई एम राइटिंग राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स की वजह से ये पैसे हमें मिले हैं, राम क्रिएट हुआ है। राम 80,000 जो उसको पेमेंट करनी है, एंड 160 अमाउंट गुड्स। अब ये हमने टोटल कर दिया। जर्नल के हर एक पेज को आप टोटल करें और उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हियर वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर रनिंग दिस बिजनेस फॉर 1 मंथ ओनली। एक ही महीने के लिए हमने बिजनेस किया है, और उसी का रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 160 प्लस 120 दैट इज 280 प्लस 2 480। देखिए यहां पर हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर ही है। This is what double entry accounting system state, that we can record both aspects of a business transactions. It involve at least 2 accounts with equal debit and credit, equal debit and credit है। अगर हमारा ये जो अकाउंट्स है, ये जो जर्नल है, ये जो प्रोसेस है वर्ष भर चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हर एक पेज के टोटल को हम नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे। उसके लिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड 480 यहाँ लिखें, या इसके नीचे लिख दें आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और अगले पेज पर जाके शुरुआत में लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और सबसे ऊपर हम टोटल ही लिखेंगे जो पिछले पेज का हमारा होता है। अब बात करते हैं इसको क्लासिफाई कैसे किया जाए। सबसे पहले देखें ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, और हमारा कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। बेटे जब पोस्टिंग करते हैं तो अकाउंट की सेम साइड में अपोजिट नेम के साथ पोस्ट किया जाता है। सेम साइड क्या होती है, देखो कैश अकाउंट यहां डेबिट हुआ है, सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अपोजिट नेम के साथ। अपोजिट नेम क्या है हमारा यहाँ, कैपिटल अकाउंट। सो ये हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट की डेबिट साइड हमारी ये होती है, क्रेडिट साइड ये होती है। हर एक अकाउंट में ऐसा ही होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर, देन जनरल फॉइल अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर, जनरल फॉइल अमाउंट क्रेडिट। सो सबसे पहले हम कैश वाले ट्रांजेक्शन को यूज करेंगे। ध्यान रखें जब भी आप पोस्टिंग करें तो डेबिट साइड में
टू प्रीफिक्स रहेगा और क्रेडिट साइड में बाय प्रीफिक्स रहेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं, डेट लिख सकते हैं आप 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट से हमारे पास 2 लाख रुपए आए हैं, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन से हमारे कैश में। फिर हम बात करते हैं ये वाले ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट में भी लिख लें आप। कैपिटल अकाउंट हमारा नीचे ड्रॉ कर रखा है हमने। कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे किस नाम के साथ? कैश नाम के साथ। सो यहां क्रेडिट साइड में हमेशा कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? बाय प्रीफिक्स, बाय कैश ₹2 लाख। 2 अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, डेट हमारा वही रहेगा 1 अप्रैल। सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट के अंदर ये कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में, लेकिन कौन से वर्ड के साथ, कौन से फ्रेज के साथ? कैश के साथ। अब ये हमारा परचेज अकाउंट है, यहां मैं डेट के साथ जस्ट लाइक 7 अप्रैल लिख रहा हूं इसको टू कैश। कैश में हमने परचेज किया वर्थ ₹1,20,000, 1,20,000 रुपए के गुड्स को कैश अकाउंट में कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बट अपोजिट फ्रेज के साथ, दैट इज गोइंग टू बी बाय परचेज अमाउंट 1,20,000, 1,20,000 रुपए का परचेज हमने किया। डेट क्या रहेगी हमारी? 7 अप्रैल। थर्ड ट्रांजेक्शन, डेट इज 29 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट को डेबिट करें, लेकिन अपोजिट नेम, अपोजिट नेम राम नहीं है, राम ऑल्सो डेबिट है, तो अपोजिट नेम क्या है हमारा? सेल्स। तो यहां हम इसको डेबिट करेंगे किस फ्रेज के साथ? सेल्स। डेट हमारी रहेगी 29 अप्रैल, अमाउंट रहेगी 80,000, कैश मिला हमें 80,000। वहीं पे जाएंगे सेल्स अकाउंट, ये हमारा सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, दोनों के साथ करना है क्योंकि दोनों ही अपोजिट में है, कैश 80,000 और राम 80,000। यहां हम लिख लेते हैं बाय कैश 80,000, बाय राम 80,002, दोनों को 80,000 से रिकॉर्ड कर दिया। यहां पर हमारे पास स्पेस कम है, अदरवाइज हमें ऐसे ही राम का अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। राम हमारा डेटर है, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स जब बढ़ती है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसा ही फॉर्मेट ड्रॉ करें तो राम को आप डेबिट करेंगे, डेबिट साइड में यहां लिखा जाएगा किस नाम के साथ? टू सेल्स 80,000। अब हमें क्या करना होता है बेटे? ये जो अकाउंट हमारे तैयार हो गए हैं, हमने पोस्टिंग कर दी है, इन अकाउंट को हम टोटल करेंगे और इनके बैलेंसेस को हम फाइनल अकाउंट्स में लेकर जाएंगे। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। वेरी फर्स्ट यू हैव टू चेक विच साइड इज लार्जर। यहां पर हमारी डेबिट साइड लार्जर है, सो जो टोटल हमारा लार्जर होता है उसी को हम टोटल में लिखते हैं। पहले 2,80,000, 2,80,000 इधर भी लिखिए 2,80,000। फिर आप इसको बैलेंस करें, बैलेंस करने का मतलब बराबर करना है हमें 280 माइनस 120, दैट मीन्स 160। इसका क्या अभिप्राय है? बाय बैलेंस सीडी अगले साल लेकर जा रहे हैं इस बैलेंस को। ये कैश हमारे पास बचा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर कितने का? 1,60,000 रुपए का कैश बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट होता है, एसेट साइड में शो किया जाएगा। यहां आप इस कैश को शो कर सकते हैं, कैश इज ₹1,60,000। रियल और पर्सनल अकाउंट हमेशा कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। फिर नेक्स्ट अकाउंट को हम टोटल करते हैं। ये हमारा परचेज अकाउंट है 120, ठीक है, तो इसको हम टोटल करेंगे 120। या तो ये परचेज हमने कैश में किया है, ये परचेज कैश में ही कर रखा है सारा का सारा। इसका बैलेंस कहां जाएगा? परचेज अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाते हैं, तो यहां आप लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। खर्चा है ना, इनकम और एक्सपेंस सारे के सारे कहा जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड दैट मींस ऑफिस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन मॉडर्न टाइम में प्रैक्टिस क्या है कि हम एक ही खाता तैयार करते हैं, पहले उसमें ट्रेडिंग का फॉर्मेट होता है ऊपर और नीचे उसमें P&L का फॉर्मेट हमारा होता है। ऐसे ही हम इसको टोटल करेंगे। इनकम एक्सपेंस है, इनकम अकाउंट है 160, और यहां भी हम लिखेंगे 160 क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। यहां हम बैलेंस को आगे लेके जाएंगे कौन से अकाउंट के थ्रू? P&L, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। ये दोनों के दोनों हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं 1,60,000। यहां जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, इसका बैलेंस होगा, पर्सनल अकाउंट होता है लायबिलिटी अकाउंट ₹2 लाख। यहां पर जो हमारा प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। प्रॉफिट आप लोग बता सकते हैं कितना है, लेकिन वो यहां से पता चलता है जनरली हमें प्रॉफिट वुड बी
1,20,000 रुपए के गुड्स को अगर आप 40,000 में सेल करेंगे, सो यू विल राइट हियर बाय प्रॉफिट ₹40,000, सो 2,40,000 रुपए हो जाएगा ये हमारा। यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,40,000, 2,40,000 रुपए का बैलेंस। यहां पर आप लोग पहले बैलेंस लिखें, फिर उसमें कैपिटल भी ऐड कर सकते हैं, या यहीं पर पहले आप लोग कैपिटल अकाउंट को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा अपर मोस्ट फ्रंट है वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। जो हमारा लोअर पोर्शन है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहां परचेज ओपनिंग स्टॉक हमें नहीं दे रखा, पिछले साल का परचेज दे रखा है, परचेज वॉज ₹1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें नहीं दे रखी, जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन हमें सेल्स दे रखा है, तो सेल्स हम यहां लिख लेते हैं ₹1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं बचा है, सारे गुड्स हमने बेच दिए हैं, 160। अब यहां फैक्ट्री डोर पे जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। टू ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 40,000। अब ये 40,000 ग्रोस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आएगा P&L के, और लॉस होता तो कहा जाता, इसको हम यहां लिखते फिर टू ग्रोस लॉस। अब है नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ग्रोस प्रॉफिट को लिख लेते हैं 40,000। उसके बाद जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें से लेस करने होते हैं हमें। यहां पर ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस विक्रय से संबंधित है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण से संबंधित है, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम इसको निल मानेंगे। यहां हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब वो इनकम जो व्यवसाय से नहीं है, वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित नहीं है, लेकिन हमें मिली है, चाहे वो कमीशन के तौर पर मिली है, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड कैसे भी मिली है, उसको हम यहां लिखते हैं, वो भी हमें नहीं दे रखी। सो इन दिस केस हमारा जो ग्रोस प्रॉफिट है वही हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा 40,000 रुपए। यहां हमें कैपिटल की अमाउंट दे रखी है, यहां आप ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, पहले कितना था 2 लाख रुपीज। एड प्रॉफिट होता है तो उसमें ऐड हो जाता है, हमें प्रॉफिट हुआ है 240। अगर लॉस होता तो इसमें से हम लेस कर लेते। अब लेस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, यहां हम लिखेंगे 240। लेकिन यहां पर हमारे पास दो चीजें दे रखी है बेटे, कैश दे रखा है 160 और डेटर हमारा कितना दे रखा है 80,000। इस प्रकार हमारी बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटी साइड बराबर हो जाएगा। अगर आपको एसेट्स के नेम मेंशन नहीं करके केवल कैपिटल दे रखा है, सो आप उसको सन्ड्री एसेट लिख के बराबर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। वेरी सून वी आर कमिंग विद द वीडियो ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। टिल देन यू विल हैव टू वेट, बट अगेन वी आर आस्किंग यू, स्टे होम, स्टे सेफ।